बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह जी उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आज जुम्मतुल मुबारक है, रहमतों बरकतों और दुआओं का दिन है, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ हमेशा की तरह जी मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब, आप कुछ कहना चाहती हैं और ऐड करना चाहती हैं? मैं सोच रही थी कि चाय नहीं मिली ना तो सर्दी बढ़ रही है तो तभी आप मेरे दुआओं से काम चला रही हैं, बार्टर सिस्टम आप कर रही हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो जनाब, इसी तरह आप जिस तरह से हम हंस मुस्कुरा रहे हैं, आप भी इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करें। आज का शो भी बड़ा बेहतरीन होने वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि बहुत सारी ताज़ा तरीन खबरें हैं, बेलाग तबसरे हैं और सेहत के हवाले से बहुत सी अहम बातें भी हैं। इसके अलावा कई दिलचस्प मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आपके ज़िम्मे, आपको पता है, बस यही काम है कि आपने 2 घंटे हमारा साथ देना है और आज का प्रोग्राम तो फिर ज़बरदस्त होने वाला ही है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और उज़ैर, आज मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 4थी बरसी भी मनाई जा रही है। और पाकिस्तानी साइंसदान और एटम बॉम्ब के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जी 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए थे। उन्होंने दुनिया भर के मुमताज़ तालीमी इदारों से आला तालीम हासिल की और इंतहाई मुश्किल हालात में जी उन्होंने वतन अजीज़ पाकिस्तान को दुनिया भर में नाकाबिले तस्खीर बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में मई 1998 में पाकिस्तान ने चागी में पहला एटमी तजर्बा किया, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत बनकर उभरा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 3 सदारती अवार्ड, 2 बार निशान इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ समेत मुताद्दिद एहसासात से नवाजा गया। जी बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में जी क्या होगा ये भी बताते चलें कि हमेशा की तरह सबसे पहले हम मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। कहाँ किस शहर में क्या दर्जा हरारत रहा, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर था, कितना मिनिमम टेम्परेचर था। और इसके साथ साथ जी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जी नई सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी है और आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी 2 टोक आज तज्जिया करेंगे। हम प्रोग्राम में बात करेंगे नजर बद और हसद की, कि इसके असरात क्या होते हैं, दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, इस पर रूहानी नॉलेज से रहनुमाई लेंगे। साथ ही दहशतगर्दी के मौजू पर भी बात होगी। खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशंस जारी हैं और चुन चुन कर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत के दरमियान राब्तों में तेज़ी भी देखी जा रही है, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू होगी। और जी प्रोग्राम में आपसे हम मिलवाएंगे एक बहुत ही बासलाहियत पाकिस्तानी नयाद नौजवान से, जिन्होंने बरतानिया के सियासी मैदान में कम उम्री में अपनी पहचान बनाई है और लंदन बोरो ऑफ काउंसिल के सबसे कम उम्र काउंसलर मुंतखब हुए हैं। और इसके साथ साथ जी सेहत की भी बात होगी। मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं और जिल्द और बाल जो हैं वो खुश्क होते जा रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम हर्बल और कुदरती टोटके जाने में वही उतारे ना हाथ चाय खाली खुश्की बालों में नहीं है, गले में भी आना शुरू हो गई है जनाब। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला से हटाए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कैंपों में काफ़ी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है और बानी PTI के फैसले पर कुछ लोग हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसे वेलकम भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मेल मुलाकातें चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर की जानिब से रकीन असम्बली को शाइया दिया गया। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला किया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के अज़्म का इआदा किया गया। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की जानिब से नामजद वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले ही PTI को बड़ा झटका दे दिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त भी जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक हम देख रहे हैं तो 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 अरकान जो हैं वो आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 हो चुकी है इस वक्त। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन भी मुतहर्रिक हो गई है। नई सफ़बंदी शुरू हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मेंबरान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। हुकूमती मेंबरान अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट दें तो ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी।
ऑपोजिशन के इजलास में वजारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। और इसके साथ साथ बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो उन्होंने कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली से भी कायमा कमेटियों से इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के शेख इम्तियाज़ महमूद कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और कायमा कमेटी बराए SNGAD से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफे के मतन में शेख इम्तियाज़ महमूद ने कहा है कि जी बानी पीटीआई की हिदायत पर कमेटियों से जी वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कि सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा जितनी हलचल हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में हम काफ़ी तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल रहेगी और अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का जो पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये क्या सिचुएशन होगी? थैंक यू वेरी मच। देखिए ज़ाहिर है एक तब्दीली आती है पॉलिटिकली, जो एक नया हेड गवर्नमेंट का चूज किया जाना है, अगर उसमें कोई रखना ना डाला जाए तो जमहूरी अमल में लोग तो बदलते रहते हैं और जो ऐवान में सबसे ज़्यादा अक्सरियत रखता है आईनी और कानूनी तौर पर और सियासी तौर पे भी उन्हीं का हक होता है कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और सुहेल अफरीदी जो है वो KP के इलेक्टेड MP हैं और लोगों के जो है कबायली इलाकों से फॉर्मर जो हमारा कबायली इलाका था उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे जो तवक्कुआत हैं तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो बराह रास्त दहशत गर्दी का शिकार रहा है वो एरिया और अफरीदी कबाइल जो मामलात हैं तो इस पे। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन जो इस वक्त तसल बन गई है वफाकी हुकूमत में और उनके आने से पहले जो उनको इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिनकी ज़ाहिर बुनियाद तो कोई नहीं है और एक रिटोरिक है और शरारत बार के ऊपर भी जो सूरत डेवलप हो रही है, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन या झगड़ा ज़्यादा होगा। सही। और इसमें ये बात तो बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे तय है कि जो एक सूबाई इकाई है यानी एक सूबा जो है वो ये नहीं कर सकता कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो रियासती पॉलिसी है उसे डिविएट करें या वो ये कहें जी कि हम इससे अलहदा हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। उनको जो भी करना है वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको के अंदर ही रह के काम करना होता है और खासकर जो दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसीज है वो वफाकी होती हैं और पूरी दुनिया में ये रवाज है। बिल्कुल, दहशत गर्दी के खिलाफ जो पॉलिसीज होती हैं विफाक की होती हैं। फैसल साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह से सर सुहेल अफरीदी साहब की बात की जाए तो खुद भी उनका उस कबायली इलाके से ताल्लुक है जहाँ पर जो खुद इलाका दहशत गर्दी का बड़ा शिकार रहा है। जिस तरह से आपने भी बात की, वज़ीर आला के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो विफाक के साथ चले और इदारों के साथ चले, रियासत की पॉलिसीज़ जो हैं उनके साथ चले। आपको लगता है ये इदारों के साथ ऐसा तालमेल या ऐसी सिंक्रोनाइजेशन इनकी हो सकती है सुहेल अफरीदी साहब की, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो हुकूमत भी चला रहे थे, अपनी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जो है वो भी सामने रख रहे थे और इदारों के साथ भी चल रहे थे विफाक के साथ? देखिए ये तो KP के वज़ीर आला का इस्तेहकाक होगा कि वो वहाँ पे बैठे और वफाक के जो फोरम्स हैं जो अवेलेबल फोरम्स हैं उसमें अपना मौक़िफ़ रखें कि जी जो दहशत गर्दी के खिलाफ आपकी अस्करी अप्रोच के साथ साथ सियासी अप्रोच भी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक लाइजन भी होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अपहिल टास्क है और इस चीज़ को जो है वो वैसे नहीं हल किया जा सकता जब तक आप तीनों अप्रोचेस को साथ ना लेके चले। लेकिन ज़ाहिर फैसला तो हतमी जो है उन्हीं फोरम से होना है। जहाँ तक ये बात है कि अली जो कि सिंक्रोनाइज कर सकेंगे तो ये तो ताली दुआ से बजेगी ना जी। अगर आप CM से एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत को भी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका वहाँ पे अपोजिशन पार्टियां मौजूद हैं, उनकी वो वहाँ पे एक सियासी लाएमल करें, उसमें उनका हक है कि वो भी अपना कैंडिडेट फील्ड करें। उसके लिए जोड़ तोड़ होते हैं, ये उसमें मंडियां नहीं लगनी चाहिए लेकिन सियासी जोड़ तोड़ तो इस्तेकाक होता है हर किसी का। तो वो अगर हो तो वो तो एक अमल है सियासी, उसका हिस्सा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिंध हाउस जैसा कोई मामला दोबारा किया जाएगा तो उससे फिर
केपी के फैसल चौधरी साहब, बतौर वकील आप क्या समझते हैं, आप सीनियर वकील हैं, आपको क्या लगता है कि फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर कितनी गुंजाइश केपी के अंदर अब मौजूद है इस वक्त, कानूनी तौर पर भी और सियासी एतबार से? देखिए, कानूनी एतबार जो सियासी मामला होते हैं ना, वो सियासी अंदाज से ही होते हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी ने अपनी सियासत तबाह करनी है अपने वो एक अलग बात है, कोई पैसों के पीछे कर ले तो कर ले, लेकिन वहाँ पे बहुत प्रेशर है। और इमरान खान के नाम पे वोट 8 फरवरी को भी मिला था, तो ये सूरत हाल थी, ना पार्टी थी ना कोई निशान था, लेकिन लोगों ने इमरान खान की राय के लिए इनको वोट दिए। तो अगर कोई भी बंदा उसे राइट लेफ्ट होगा तो केपी में खास कर, वैसे तो पाकिस्तान में भी सियासत खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि वो अपने मुस्तकबिल को जो है वो आग लगा दे और फिर वहाँ पे। अच्छा फैसल साहब, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा हम देख रहे हैं कि मुअम्मा बना हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं कि जी उन्हें अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा नहीं मिला, जबकि गंडापुर का मौकिफ है कि उन्होंने इस्तीफा भिजवा दिया है। तो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गायब हो गया, मिला है नहीं मिला, क्या सिचुएशन है ये वाली? नहीं, ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो बहुत ही मायूब बात है। इस्तीफा हो गया है, गवर्नर साहब को टाइम बाय करने के लिए इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए और ये सियासी अखलाकियात के मुनाफी बात है। ये तो पीटीआई का अपना फैसला है ना कि किसको लाना किसको नहीं लाना, किसको रखना किसको नहीं रखना। तो अब वह खामखा बीच में ये करके टाइम बाय करके ताकि वो खरीदो फरोख्त या कुछ ये काम नहीं करने चाहिए। आप आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 इसको डील करता है, जब वो इस्तीफा हो जाता है टाइम फ्रेम उसमें कोई नहीं है, ये एक बात है। लेकिन आप उसको ये ना करें मैं कि उसको इस तरह की बातें करें जी पहुंचा नहीं है, ये नहीं पहुंचा, पहुंच गया, वो तो अनाउंस हो गया। आप शेड्यूल दें, नया जो सीएम है वो इलेक्ट हो ताकि मामला जो है वो आगे चले। हो सकता है नया सीएम उसको आप अंगेज करें, उनके साथ वो अंगेज करें, तो अच्छा एक पाकिस्तान के लिए बेहतर और कोई पायदार हाल निकलना चाहिए। ये हर कोई डंडे सोटे से तो नहीं होता और हर वक्त ये साजिशें करने से चलो इनको तो फायदा होता होगा, लेकिन फैसल करीम कुंडी मेरा भाई है तो मेरा तो उसको यही मशवरा होगा कि भाई या फैसला साजों को कि ऐसे ना करें। ये जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान में आगे बहुत नुकसान हुआ है, मजीद होगा, तो इस बेहतर यही है कि जमहूरी प्रोसेस को चलने दिया जाए। सही। तो ये जो इस्तीफे देने वाली स्ट्रेटजी है, कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने भी आज़ाद उम्मीदवार उन्हें करार दे दिया है, तो वो फिर अब सिचुएशन जब कमेटियों से इस्तीफे दे देंगे तो फिर ग्राउंड तो खाली हो जाएगा, फिर किस तरह से आगे सियासत बढ़ेगी? वो तो एहतजाज का एक तरीक़ेकार है ना जी, यहाँ पे वो अगर बात नहीं सुननी जाएगी तो सियासी से फिर ज्यादा आगे निकल के ये बात की जगह असेंबलियों से जो है वो स्पीकर ने नहीं मंजूर किए हैं कायमा कमेटियों से जो वफाक में भी, तो ये भी नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल में इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जो अवेलेबल स्पेस है वो यूज करनी चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज़ के ऊपर इस्तीफे दें और ये करें वो करें। इससे कन्फ्रंटेशन से पीटीआई का नुकसान ज्यादा होगा और आगे पार्टी जो है वो बिल्कुल नए ना होने के बराबर रह गई है, रेलिवेंट नहीं है। इमरान खान रेलिवेंट है, वो मरकज़े निगाह है, पोलिटिकली पॉपुलर है, पीटीआई का कोई हाल नहीं है। सही। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका कहना है कि सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो अपनी जंग लड़ी जाए। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया भी दे रहे थे और बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है और जो गवर्नर केपी की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं मिला, इस तरह की बातें की जा रही हैं और उनके बकौल के बेपर की उड़ाई जा रही है। तो ऐसा नहीं तो फिर नया बंदा कैसे इलेक्ट हो गया? सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि तब्दीली हो गई। रात को ही उस रात को ही उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो शेयर कर दिया था। खैर जनाब, ये मामला तो चलते रहेंगे। आपको बताएं कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के जरिए एक मुनफरिद एहसास अपने नाम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर उनका खिताब दुनिया भर के रहनुमाओं में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खिताब बन गया है। 26 सितंबर 2025 को अपलोड होने वाली वीडियो को अब तक 13 लाख से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। दूसरे नंबर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब है जिसे तकरीबन 4,58,000 बार देखा गया है।
जबकि तीसरे नंबर पर जी थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा का खिताब है। तो अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने मसला कश्मीर पर बात की थी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोबारा से दोहराया था मसला कश्मीर पर। गज़ा में इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की थी और माहौलियाती तब्दीली समेत जो आलमी चैलेंजेस हैं उन पर जी मौसर अंदाज में बात की गई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया को इंसाफ, अमन और कानून की बालादस्ती के लिए मुत्तहिद होना होगा। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मजबूत और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने वाला था और तभी शायद इतने ज़्यादा लोगों ने देखा और ये एजाज़ जी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम आया है। तो खुशाइन बात है। शहबाज शरीफ साहब का देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी कितना डिफरेंस, मतलब कहाँ पे आप देखें 1.3 मिलियन और कहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की जो खिताब था, जो उनकी गुफ्तगू थी वो बड़ी जामे थी और उसमें तमाम जो मसाइल थे उनको डिस्कस किया गया था। वो तमाम पहलू जो है उनका अहाता किया गया था, इसलिए लोगों ने जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़े तौर पर सबके सामने आया है। और उसके साथ साथ जो भी दुनिया भर में मामला चल रहे हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने, अक़वाम आलम के सामने जो है उन्होंने रखे हैं। अब आपके साथ शेयर करेंगे जनाब एक खुशाइंद खबर। वो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अपने वतन से मोहब्बत का शानदार सबूत दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक सिर्फ 3 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 9 अरब 53 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। ये रकम पिछले साल की निस्बत 8% से ज्यादा है, जो वाकई हौसला अफजा बात है। और सिर्फ सितंबर के महीने में ही पाकिस्तानियों ने 3 अरब 18 करोड़ डॉलर भेजे। सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब से आई, जो कि तकरीबन 75 करोड़ डॉलर है। जी बिल्कुल। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जी 67 डॉलर, बरतानिया से हमें मिले हैं 45 करोड़ डॉलर और अमेरिका से तकरीबन 80 करोड़ डॉलर आए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने न सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इन तरसीलात से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही खुशाइंद एक कदम है। तो यूँ कहा जा सकता है जी कि जो पाकिस्तानी है वो कहीं भी रहें, उनके दिल जो हैं अपने वतन के लिए धड़कते हैं और डॉलर भी पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तानी मईशत भी बेहतर हो रही है, मुल्क के हालात भी बेहतर हो रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और जी खबर शामिल कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कह लें या ज़बरदस्त एक इकदाम है, दोनों ही कह सकते हैं कि दिन में जी कई घंटे जो मोबाइल पे मसरूफ़ रहते हैं उनके लिए बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जापान के शहर में हम देख रहे हैं कि नया कानून नाफिज हुआ है, जिसके तहत अब जो रोज़ाना सिर्फ शहरी है ना वो सिर्फ 2 घंटे ही स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकेंगे। ये कानून 1 अक्टूबर से नाफिज हुआ है और इसका इतलाक शहर के 69,000 शहरियों पर किया गया है। कानून के मुताबिक स्कूल के बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल रात 9 बजे के बाद ममनू है। और आपको बताएं कि 10 साल से कम उम्र नौजवान जो हैं वो बच्चे की भी अगर बात करें तो वो भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फारिग वक्त में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। और दिलचस्प बात यह कि इस कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ लोगों को स्मार्टफोन की लत से बचाना है। शहर के मेयर का कहना है कि मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नींद, जिस्मानी और जहनी सेहत पर बुरा असर डालता है, इसलिए ये कदम उठाया गया। और याद रहे कि जापानी नौजवान रोजाना औसतन 5 घंटे ऑनलाइन गुजारते हैं। अब देखना है कि क्या वो 2 घंटे पर राजी होते हैं या नहीं। इसकी सजा बेशक नहीं है, लेकिन जापानीज के बारे में हमने हमेशा देखा है, जापानी लोगों के बारे में, शहरियों के बारे में, कि वो कानून को बड़ा फॉलो करते हैं, चाहे सजा है। वो वाला गाना याद आ रहा है, वो क्या था, ढोला सानू प्यार दिया नशियां दिला के। ये वही वाली बात होगी कि आप कह रही नशे को 5 घंटे से कम करके 2 घंटे करना नहीं। ये वो लोग, ये टेक्नोलॉजी में वो लोग हैं जिन्होंने हमें मोबाइल दिए हैं, जापानी, फलाना, चाइनीज, और अब वो कानून बना रहे हैं कि मोबाइल का कम इस्तेमाल किया जाए और हम सब एडिक्ट होते जा रहे हैं। भी है, अगर वो कानून बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना खतरनाक है। तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, इस बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इतना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी सारी ज़िंदगी के मामलात भी अब मोबाइल पर हैं। बच्चों की असाइनमेंट्स तक मोबाइल पे बन रही होती हैं, क्लासेस तक हम देख रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन मोबाइल्स पर ले रहे हैं। तो यकीनन हम जितना मोबाइलों के आदी हो चुके हैं उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यस, इस स्क्रीन टाइम को हम कम कर सकते हैं। जो दीगर ममालिक जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, पाकिस्तान में तो बस स्क्रीन टाइम जितना बढ़ जाए कमाने का जरिया ही जरिया। और हम आपको गाहे बगाहे बताते भी रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, कसरत से जो इस्तेमाल है, वो आपको किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो जनाब आप भी अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें, इस मामले को वैल्यूएट करें, देखें आप कितना यूज़ कर रहे हैं और
उसमें से आप अगर आप देखें तो प्रोडक्टिव यूज उसका कितना है, मतलब कितना आप तामीरी काम कर रहे हैं उस पर और कितना आप बस फजूल में आप स्क्रॉल करते हैं। आप खुद अपने ऊपर कानून नाफिज कर लें, खुद ही अपनी सजा और खुद ही अपनी जजा को डिसाइड कर लें और देखें अगर वो सजा के बगैर ये कानून नाफिज करें, इट मीन्स कि एक बेहतर मुआशरे के लिए करें, तो ओवरऑल अपने लिए और बेहतर मुआशरे के लिए यकीनन। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। तो आज जी हमारे मेहमान इसी जज्बे की रोशन मिसाल हैं। एक पाकिस्तानी नयाद नौजवान जिसने बरतानिया के सियासी मैदान में कम उम्री में ही अपनी पहचान बना ली है। हम बात करें जी फरहान रहमान की, जो लंदन बोरो ऑफ हौंसले के सबसे कम उम्र तरीन काउंसलर बन गए हैं। फरहान ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं बड़े भरपूर तरीके से, साथ ही पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मजीद स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। उनका यकीन है कि नौजवान अगर आगे बढ़े तो दुनिया भर में मुस्बत तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तो और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी कामयाबी की इसराह में किन चैलेंजेस का सामना हुआ, नौजवानों का पैगाम क्या है और खुद भी आलमी सतह पर कुछ कर गुजरने का क्या वो ख्वाब रखते हैं, मजीद क्या करना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सबसे कम उम्र मुंतखब काउंसलर फरहान रहमान साहब। फरहान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें बताएं कि इस उम्र में काउंसलर बनने का जनाब सफ़र जो है आपका, इसका ख्वाब आपने कब देखा? ताबीर तो ये अब हुई है, और ये मतलब कब से आपने ये चैलेंज जो है वो अपने आप को दिया और ये सफ़र आपने शुरू किया? Assalamu alaikum everyone. Thank you for having me today on Sunnah News. Pleasure to be here. I think what you've asked is a very good question, and I often get asked this question quite a lot. Where did your journey start to becoming a counsellor? And the transition for me was once I finished university, and I was quite active within the local community, and I come to the realization that in the London Borough of Hounslow there's over 60 counsellors. Now the youngest counsellor at the time was of the age of 37. So if for the young community and people like myself, there's no one to relate to, there's no relatable who can speak on behalf of the young of the youth, and that is what really motivated me and really pushed me to join the council and become a councillor of the London Borough of Hounslow. Great. So that's really great, Farhan, and you are doing a great job. अभी तक आपको क्या चैलेंजेस का सामना रहा? कितना इजी टास्क था या कितने चैलेंजेस दरपेश रहे इस आपकी जर्नी में आपको? I can't sit here and say to you that it's been easy. It's been far from easy, this journey. I've faced many different challenges. The main thing obviously is the fear factor of going into a different arena, the political arena. You're dealing with a lot of different people. You have to deal with a lot of issues with community problems, residents are unhappy. But the main thing for me was the fear factor of going into a complete different industry. Now everyone within the council is a lot older than me. They're a lot more experienced than me. They are senior councillors. I had just joined. Now the fear factor of me communicating with them and not knowing as much as them, it always plays a part. But I think the main thing for me was that I just kept learning, kept striving, kept working hard, and hence why my career has now developed, and I've moved on to a few different roles within the council. Okay, Farhan, tell me what was the reaction of your family and your relatives and your neighbors when you got elected as councillor? The support I received from my family was immense throughout my campaigning, my election time, through the whole process from my interview all the way through to being elected. I had a huge support from my entire family, extended family, my neighbors, the whole community. I think everyone was just really proud and really happy that someone of my age was going into politics, and they knew that I've always been passionate for advocacy. So I think they really believed in me, and that's what really motivated me and kept me going, was the fact that I had everyone's support with me.
फरहान, अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपका फोकस किन शोबों पर ज्यादा है, आप किस चीज के अंदर ज्यादा बेहतरी लेकर आना चाह रहे हैं? I think one of my main focus within my area specifically is the youth. Now, there's always such distance between the youth and politics, and also safety in my area is a big thing. So, I've come to Pakistan on my trip. आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है जो फरहान तक हमारी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुंच पा, लेकिन जितनी भी उनसे बात हुई है बड़ी ज़बरदस्त है, और वो बताते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करने के लिए तैयार हैं, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि जिस एरिया के वो काउंसलर मुंतखब हुए हैं वो सारे जो लोग वहाँ पर बसते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, और उनकी हिफाजत जो है वो उनका सबसे बड़ा फोकस है। तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं फरहान, और पाकिस्तान के लिए तो फ़ख्र की बात है ही जनाब। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के 2024 में 3.56 अरब ऐप्स डाउनलोड करके दुनिया भर में 9वां नंबर पाकिस्तान ने हासिल किया है। ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान ने 2022 में भी तकरीबन इतनी ही ऐप्स 3.5 अरब डाउनलोड की थी, जो इस बात का सबूत है कि मुल्क में मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। और माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मोबाइल ऐप मार्केट बन रहा है, और इसकी बड़ी वजह स्मार्टफोन्स का आम होना और इंटरनेट की बेहतर सहूलत है। सिर्फ 2022 में ही ऐप डाउनलोड्स में 35% का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, और आलमी फहरिस्त में जी चीन सबसे आगे है, भारत दूसरे, और ब्राज़ील जो है वो तीसरे, और इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की जो बड़ी तादाद है वो फ्रीलांसिंग का बढ़ता हुआ रुझान है, और ऑनलाइन सहूलियात की मांग मुस्तकबिल में ऐप डाउनलोड्स को और भी बढ़ा सकती है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो पाकिस्तान जल्दी दुनिया की बड़ी डिजिटल मईशतों में शामिल हो सकता है। बिल्कुल जी, और पाकिस्तानी ऐप्स तो डाउनलोड करें, लेकिन आप बताएं आपके मोबाइल में कितनी ऐसी ऐप्स हैं जो कि डेड पड़ी हुई हैं, आपने बड़े अरसे से इस्तेमाल ही नहीं किया। यस, ऐसी और वो आपकी मोबाइल की जो स्टोरेज है उस पे बर्डन बनी हुई है। नहीं, अच्छा, मेरी पिक्चर्स क्लिक करनी होती है हमने, तो हमारी बहुत ज्यादा गैलरी जो है वो फुल होती है, तो हम इस तरह की सारी ऐप्स को डिलीट कर देते हैं जो स्टोरेज पे बहुत ज्यादा हावी होती है, भारी होती है। एक्स्ट्रा हर चीज को डिलीट कर देते हैं। आपने इर्द गिर्द की तो सफाई का ख्याल रखना ही है, अपने मोबाइल की सफाई का भी आपने ख्याल रखना है, ताकि वो स्लो ना हो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम ना हो। तो गाय बगाए उसमें भी जो गैर जरूरी चीजें उन्हें डिलीट करते रहा करें, ऐप्स डाउनलोड करते रहा करें। इसी मैसेज के साथ हम ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हम अक्सर सुनते हैं कि नज़र लग गई है, कभी बच्चा अचानक बीमार पड़ता है, कभी कारोबार यहाँ रिश्ता रुक जाता है, कभी खुशहाली घर में आते आते जनाब रुक जाती है और बेसुकूनी में वो तब्दील हो जाती है। जी बिल्कुल, और सवाल ये है कि क्या ये वाकई नज़र बद है या कोई और हकीकत है इसके पीछे, या ये महज इत्तेफाक है और वहम है जिसे हम गैर ज़रूरी तौर पर अहमियत देते हैं। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या हसद और नज़र बद एक ही चीज़ें हैं, और अगर नज़र लग जाए तो कुरान और सुन्नत में इसका इलाज क्या बताया गया है? आज हम इसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रूहानी मौलज कारी टिकू रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कारी साहब, कहिएगा ये जो नज़र बद है दरअसल है क्या, और क्या कुरान और हदीस में नज़र बद का कोई जिक्र मौजूद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम को अगर देखा जाए तो कुरान करीम ने 2-3 मुकामात पर नज़र बद को बाकायदा मेंशन करके वो जिक्र किया है। एक तो कुरान करीम की आयत है व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र, कि ए हबीब ये आपको अपनी आंखों से फिसलाना चाहते हैं। और कुरान करीम की एक दूसरी आयत है फरमाया मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, ये हासिदीन के हसद से बाकायदा पनाह मांगो, यानी अंबिया कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में से एक काम यह है कि हासिद के हसद से पनाह मांगनी। और कुरान करीम की एक तीसरी आयत है जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के मुतल्लक, और सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को बाकायदा ये नसीहत की, फरमाया या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, आप कड़ियल नौजवान खूबसूरत कद आवर शख्सियात हैं तो आप एक दरवाजे से इकट्ठे दाखिल नहीं होना,
वदखुलू मिन अबवाबि मुतफर्रिका, मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना ताकि आपको नजर बद ना लग जाए। सही। कुरान करीम की आयात भी देखा जाए और उसके बाद हदीस को देखा जाए, मैं सारी हदीस से 1 मिनट में आपके सामने कोट कर देता हूँ। फरमाया अल ऐनु हक्कुन, नजर बद, नजर लगना वो हक है। दूसरी हदीस है अल ऐनु तुदखिलु अर्राजुला अल कब्र, आंख इंसान को कब्र में दाखिल कर देती है। और तीसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मुतल्लिक फरमाया आमारा युस्तरका मिनल ऐन, अल्लाह के रसूल हमें हुक्म देते थे कि नजर बद से बकायदा दम किया करो। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है ला रुकियाता इल्ला मिन ऐन, दम असल में होता ही नजर बद से है। सही। और एक हदीस में है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर मन यमूतु मिन उम्मती, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात वो बिलआइनी, नजर बद के जरिए होती है। और एक हदीस में है अगर तकदीर पर सबकत ले जाती कोई चीज तो वो नजर बद थी। और नजर बद तक, अमवात तक, आप अंदाज, ये सारी सही हदीस हैं जो मैंने आपके सामने कोट की हैं। कोई आदमी ये ना समझे कि नजर बद हकीकत है या नहीं हकीकत है। मतलब अमवात मौत तक आपको ले जाता है, तो इससे बड़ी हकीकत क्या हो सकती है। और फिर एक और बात है कि इंसानी, जब इंसान का जो जज्बा है, उसका कहरो गजब, उसकी जलन, उसका हसद, उसकी दुश्मनी जब आंखों के जरिए निकलती है और आंखें फटती हैं, आप अंदाजा करें एक आदमी बड़ा हो रहा है ना, वो रंग रूप में बड़ा हो रहा है, अपने कद काट में बड़ा हो रहा है, अपने इल्म अमल में बड़ा हो रहा है, अपने फिक्र ईमान में बड़ा हो रहा है, छोटी नजरें बड़े बंदे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिल्कुल सही। वो नजरें फटती हैं। और इसकी फिर कई एक शक्लें हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा सैयदना हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बकायदा नजर बद का दम किया है। जब सैयदना हसनैन को रसूल कायनात सैयदुल अंबिया दम करते तो इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसा फर्दो बशर नहीं है। तरीका भी जरा हमारे देखने वालों को बताइए। वो तरीका ये है उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, मैं तुम दोनों को अल्लाह के ताम कलिमात के सुपुर्द करता हूँ, उसकी पनाह में लाता हूँ हर शैतान से, वो शैतान इंसानों में हो, शैतान जिन्नों में हो और शैतान बदाते खुद हो, तीनों शैतान है। ठीक है। वहामतिन कोई भी जहर है, नजरों का जहर, आंखों का जहर, लफ्जों का जहर, शैतान का जहर, सांप का जहर, बिच्छू का जहर, हर किस्म के जहर से भी तुम्हें अल्लाह की कलमात में पनाह में देता हूं। और एक तीसरा लफ्ज है वह मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, एक है आंख जाए और वापस आ जाए, और एक है आंख जाए और जाके लग ही जाए उसके चेहरे को, उसके दिमाग को, उसके दिल को, उसके गोश्त को, उसकी हड्डियों को, उसके खून को। और लामा लफ्ज कहते हैं चिमट जाने वाली नजर, ना जान छोड़ने वाली नजर, ऐसी नजर जो ना जान छोड़ने वाली है, उसके लिए बेहतरीन दुआ उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। कितनी जबरदस्त दुआ है। और कारी साहब ये 3 अल्फाज जो आपने वो बताए कि मतलब वो कितने जामे हैं, उसके अंदर कितनी चीजें आ जाती हैं उस अम्ब्रेला के अंदर, और आपने बड़े खूबसूरती से बयान भी किया खोल के कि ये किन किन चीजों से आपको महफूज रखती है। बहुत खूब। और इसी तरह अगर देखा जाए कि नजर बद की अलामात में भी अगर देखा जाए तो देखें, एक है कि हमारी खुशी गमी में बदलती है, अल्लाह की ये मसला नहीं है। सबसे पहले ये है कि आपका जज्बा मान पड़ता है। मसला आप बड़ी तेजी से काम करते थे लेकिन आपकी तेजी में चुस्ती में सुस्ती आ गई है। सही। फिर आपका फिक्र, आपका जो नजरिया है वो टूटता है, कामों में उलझाव आता है कि ये करें या ये करें, ये करें या ये करें, और इसमें कोई इत्तेफाक राय ना हो सके तो समझ लो ये भी मसला हो सकता है। फिर इसी तरह साथ साथ ये है कि आपकी प्लानिंग टूटती है, आपकी हिम्मत टूटती है, आप डिमोटिवेट होते हैं, आप मायूस होना शुरू होते हैं। और फिर यह है कि बातों में गुस्सीलापन, अच्छा, बातों में लड़ाई, और बातों में फिर इंसान से हैवानों वाले नजरियात और हैवानों वाले रवैये, ये तो फिर एक बहुत आगे वाली चीज है। कारी साहब कता कलामे के लिए माजरत, ये जो हसद है और नजर बद है, ये दोनों में फर्क क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है? ये ज्यादा बच्चों या कामयाब लोगों को ही ज्यादा नजर लगती है? देखें, हसद और नजर जो है ना, वो हसद जिस वक्त आता है ना तो वो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आना शुरू हो जाता है। अच्छा। मसलन नजर तो वैसे उठते ही लग गई, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी अमलियात के। और फिर एक और बात है, बसौकात आपका हसद वो आपके सिर्फ आंखों तक है, आपके दिल तक नहीं है। हसद जब दिल में पकता है, हंडिया की तरह पकता है, और जिस वक्त वो हंडिया की तरह पक के बाहर आता है तो वो इंसान के लिए इंतहाई
खतरनाक किस्म का दरिंदा बन जाता है, वो जंगल का जानवर बन जाता है। और हकीकत भी है। आप जिस वक्त सैयदना साहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ आता है, जिस वक्त एक साहिब ने उनको देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाद साहल को देखा, आपने फरमाया क्या तू अपने भाई को अपनी नजरों से कत्ल करना चाहता था? ये लफ्ज़ है बकायदा हदीस में। तो इससे पता चलता है कि ये बकायदा हसद, देखें 3 चीजें हैं, एक है हसद, एक है नजरे बद और एक है जादू। तीनों चीजें जिस वक्त में बिल्कुल मेन स्ट्रीम में जब बात जाती है तो वो जादू वाली शक्ल बन जाती है। नजर में एक और बात है, नजर बद भी होती है और नजर जो है ना वो अपनी आप ही सबसे ज्यादा लोगों को नजर अपनी लगती है जब आईने के सामने आके गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे जो है ये बड़े प्यारे लगते हैं सबको, अपने हो दूसरों के। बच्चों को कहते हैं बड़ी जल्दी नजर लगती है। अब बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गया, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया, रो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा, तो किस तरह से पता चल सकता है कि इसे वाकई नजर लगी है ताकि इसकी नजर उतारी जाए? उससे ये है कि आप नजर जिद वो कर रहा है, उसकी जो ना वो चुस्ती सुस्ती में बदल गई, उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई है, उसकी पढ़ाई नहीं, अब दिल पढ़ाई को करता ही नहीं है, नमाज पढ़ता था नमाज छूट गई। सबसे पहली अलामत यह है कि वो अच्छे कामों से पीछे आ जाता है, नजरे बद से, और बुरे कामों की तरफ आ जाता है। पहले ये था आपको मजलिस में वो इज्जत देता था, मजलिस में वो जिल्लत देना शुरू हो गया है। यानी उसकी वजह से, उसकी हरकतों सकनात की वजह से आपको इतनी टेंशन होती है कि आपको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। माँ के पीछे लगता है तो उसका दुपट्टा खींचता है, उसके कपड़े खींचता है बाप के साथ। तो जिस वक्त ये शक्ल हो तो एक काम जरूर करें। नजरे बाद का मैंने जो दम बताया, एक तो सूरत फातिहा आयतुल कुर्सी 4 कुल और ये दुआ जो मैंने बताई, और एक दुआ और शामिल कर लें। दुनिया जहान के किसी शैतान इंसान की नजर भी होगी तो शैतान इंसान की भी नजर टूट जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात समझ रहे? बिस्मिल्लाह अर्कीकुम मिन कुल्ली शैइन युदीकुम मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिदिन अल्लाहु यशफीकुम बिस्मिल्लाह अर्कीकुम। फातिहा आयतुल कुर्सी 4 कुल ये पढ़ के आप पानी पे दम करके बच्चों को 8 दिन के बाद उनको गुस्ल करा, ठीक है, 8 दिन के बाद गुस्ल कराएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो बिल्कुल नजरे बाद उतर जाएगी। और एक और अगर गुस्ल नहीं कराना ना, मसलन फर्द करें किसी का पानी लेना है, पता चल जाए इसकी नजर है, या पता चल जाए कि नजर किसी की नहीं, तो वो पीछे से उसके बच्चे के ना सर से पीछे से पानी ऊपर से उड़ेल दे नीचे, ठीक है, वो नजर इंशाल्लाह पीछे के पीछे भाग जाएगी अल्लाह के फजल व करम से। बिल्कुल कारी साहब, ये तो हमने जिक्र कर लिया बच्चों पे या किसी इनफरादी किसी पर्सन पर नजर बद के असरात होते हैं। घर पर नजर बद के क्या असरात होते हैं और क्या फिर सिचुएशन होती है? घर में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर आने से घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है और आपको उजलत महसूस होनी शुरू हो जाती है। मसलन ये आपकी चेयर है, कोई खतूने बैत घर है, उसका घर में दिल नहीं लगता, बार बार बाहर भागने को दिल करता है। अच्छा। और ये भी शक्ल है। और इसी तरह काम की चेयर पे बैठने को दिल नहीं करता, खाना बनाने को दिल, या जो भी उसके अपने काम है वो करने को दिल नहीं करता, घुटन होती। फिर यह है कि बसा औकात खुसूसन टेबल ऐसा जो खुशी का टेबल है, खाने के टेबल पे आप बैठे, अचानक जब लड़ाई शुरू हो जाए, अचानक जब आपकी मदा बदमदगी में बदलना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि आपके घर में कुछ ना कुछ घुटन वाला माहौल है। जैसे आपने फर्द के साथ किया, इसी तरह घर के साथ करें। घर के चारों कोनों में पानी छिड़काव करें, पानी घर की छत पे भी छिड़काव करें, ठीक है, और पानी घर के इस तरह जमीन में भी। और एक जुमला कहें कि प्यारे सोने रब, मुझे नहीं पता कि यहाँ इस घर में हसद, नजरे बात, जादू टूना कुछ भी है, जो भी मर्ज जहां से आ रही है ना वहां लुटा दे। जो मर्ज जहां से आ रही है, आपने चाची समझी है, चाची की नजर लगी है, हालांकि मामी की लगी है, वो मामी की तरफ चली जाएगी, या किसी और किसी तरफ जो ना, जहां से मर्द आ रहा है, जहां से मसला आ रहा है वहां लुटा दे। और उसके बाद आप पानी अल्लाहु अकबर कह के पानी छिड़काव कर दे, अल्लाह के फजल करम से आपके घर का जो भी मसला है वो खत्म हो जाएगा। और पता है क्या, एक और बात है, जैसे हमारी हमने ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या इस तरह दीगर इदारों में मादी चीजों को ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो मादी चीजें ज्यादा फील होती है। मसलन किसी जगह जाएं तो वहां की स्मेल हमें महसूस होती है, किसी जगह कोई बदबू है वो महसूस होती है, और किसी जगह घुटन। लेकिन ईमानी एतबार से ईमान हमने पढ़ा नहीं है जी, या ईमान की प्रैक्टिस नहीं, ईमान की लैब नहीं है, जिसकी वजह से ईमानी घुटन महसूस नहीं होती। मसलन
आपने एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज का वो लुत्फ लज्जत मजा जो आपने कल पढ़ी थी वो मजा लुत्फ लज्जत आज नहीं है। वो जो कुरान पहले आप पढ़ते थे वो लुत्फ लज्जत नहीं। बस औकात देखें उज़ैर भाई, आपका ना सबसे पहले नजरे बद हो या जादू असद हो, कभी भी आपको यकदम बादशाह कशकोल पे नहीं आता। ठीक है, यकदम नहीं, वो पहले उसके म्यार गिरते हैं। मसलन आप नमाज पढ़ रहे होंगे, कुरान पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम में आपका म्यार पहले टूटता है। मतलब नमाज वक्त पे नहीं हो रही और वो उस तरह से खुशबू के साथ नहीं पढ़ रहे, खाना भी पका रहे हैं, खाने में वो लज्जत नहीं, बेगम वो खाने में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी पहले म्यार गिरता है, बादशाह को यकदम नहीं गिराया जा सकता। पहले म्यार गिरता है, म्यार के बाद उसके बाद उसका काम गिरता है। अब काम के बाद उसकी शख्सियत गिरनी शुरू हो जाती है। शख्सियत का मतलब यह है कि यार तू क्या करता है, तू हर वक्त फारग बैठा रहता है। इस वक्त जुमला कहते हैं कि मुझे किसी की नजर खा गई है। तो वो नजर क्या खा गई, उसकी जात खा गई, उसकी सिफात खा गई, उसका म्यार खा गई, उसका वकार खा गई, उसके अखलाक खा गई, उसकी इज्जत खा गई। उसके बाद वो मलंग बाबा बन जाता है। मलंग बाबा, बिल्कुल ठीक है कारी साहब। फिजिकली भी कुछ होता है, लाइक कहते हैं जिसको बहुत नजर लगी होती है उसके पिंपल्स बहुत निकल रहे होते हैं, फेस के जेस्चर चेंज हो रहे होते हैं, और ये भी कि खून पतला या पता नहीं गाढ़ा है तो भी नजर, तो बीमारी की शक्ल जब बदल जाए, बीमारी की शक्ल में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चेहरे के ऊपर असरात नजर आते हैं। क्योंकि चेहरे के ऊपर असरात होने का मतलब यह है कि ये ना फर्द का रहे ना फर्द मुआशरे का रहे। मसलन ये है कि एक मुलाजिम आदमी है, ड्यूटी और इसी तरह अपनी जिम्मेदारी पे, मालिक को उसके ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है चेहरे की वजह से, मामा बाबा को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहन भाइयों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपस में रिश्ते के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो जाती, क्योंकि उसके चेहरे को देखते ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बसों का आप देखें कितनी खुशी खुशी कट्ठे फंक्शन में हंसी खुशी एक ही गाड़ी में अच्छे कपड़े पहन के गए हैं, गए हंस के हैं लेकिन आए रो रहे हैं, रोते हुए। अच्छी सेहत के साथ गए हैं, बीमारी के साथ वापस लौटे हैं। वहां किसी ने आपकी प्लेट देख ली है। हाँ, तो वहां पे भी कारी साहब आखिर में ये बता दें, पहले घर की बात की, उसके बाद लोगों के लिए गाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो गाड़ियों के आगे जूता लटका लेते हैं पीछे कि जनाब नजर नहीं लगेगी, या लोग कहते हैं कोई बुरा सा स्टिकर आप लगा लें जनाब, आपकी गाड़ी को नजर नहीं लगेगी, महफूज रहेगी, ये ठीक, काला टीका लगा लें। देखें कुरान मजीद की आयत है कि वही हम सस्कल्ला बिदुरिन फला काशिफला, ये नफे नुकसान का ना मसला सिर्फ अल्लाह से है। हाँ। जो लोग काली टाकी, तवीद, धागा, छल्ला, कड़ा, पत्थर, नगीना पहनते हैं, मैं कहता हूं आप पीर का तवीद नहीं, पूरा पीर भी लटका लेना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये काली टाकी ये सिर्फ तवाहुम है जो बसा औकात इंसान के शिरक में बदल जाता है। जिस अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है वो अल्लाह आपकी गाड़ी को महफूज भी करेगा। एक बात बड़ी अहम है जो मुख्तसर करता हूँ। देखिए उज़ैर भाई, जब हम ना पानी का कतरा थे, मट्टी से पानी का कतरा, पानी के कतरे से खून का कतरा, खून के कतरे से आगे गोश्त और लोथड़ा बाकी बने, सब चीजों में तो मेरी और आपकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। जब गाड़ी दी है, गाड़ी की हिफाजत टाकी कर रहा है। बिल्कुल जी, जिसने वो दी है वो उसको हिफाजत करने पे भी कादिर है और वो यकीनन करेगा। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। आप हेडलाइंस मुलाहिजा करें और हम यूं गए और यूं आए, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और जी, मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला भी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का चुन चुन कर उनका खात्मा भी किया जा रहा है, उन्हें जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान भी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दी और अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ की मुखालिफत न करने पर अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा दिया और एक जज्बाती और मज़ाहमती कारकुन को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया गया। अगर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से मुतालिक वफाक और सूबे में नई महाजराई का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मगर इस वक्त देखा जाए तो दहशत गर्दी के मामले पर मुल्क किसी भी सियासी महाजराई का कतन मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है।
मशरकी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन तैयारियां कर रहा है। मोदी हुकूमत को मार का हक की फतह हजम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 की बाकायदा और मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। हमले के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत के अफगानिस्तान के साथ राब्ते भी बढ़ रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी अपने पहले दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो अलग बात है कि नई दिल्ली पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिला है। जी बिल्कुल, और उधर भारतीय बड़कों पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर रद्दमल दिया गया है और दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया गया है कि अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो इसका फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी भी न्यू नॉर्मल का मुकाबला एक नए, तेज और मौसर जवाबी निज़ाम से किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाजे किया गया कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मुफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी वफाकी काबीना से खिताब करते हुए साफ साफ अल्फाज में ये वाज़े कर दिया कि इनफ इज़ इनफ, अब दहशत गर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इकदाम ना किए तो कौम माफ़ नहीं करेगी। खारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आज DGISPR अहमद शरीफ चौधरी भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसे मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हम देख रहे हैं कि बानी PTI ने अफगान शहरियों की बेदखली और दहशतगर्दी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत कर दी है और वो बार बार मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। क्या दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अब भी मुज़ाकरात की ज़रूरत है, या फिर जैसा वज़ीर आज़म ने कह दिया कि बस अब बहुत हो चुका? जी उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, पाकिस्तान ने जितना स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हमेशा दिखाया है इन ऑल डोमेन्स, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान एक जो फौज है, पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसी है, वो स्टेबिलिटी और भाईचारे और ख़ुव्वत की पॉलिसी है जी। और हमारी ये सिर्फ डेटरेंस हम इसलिए मेंटेन रखना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी सॉवरेनिटी को और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ज़ाया कर दें। वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस टेररिज्म। मैं और आप जो है ना, आज हम एक होस्ट और एक एनालिस्ट के तौर पर नहीं, अभी उस फैमिली के मेंबर बन के जरा डिस्कशन में अगर हिस्सा लें जिनके डियर वंस या जिनके बच्चे या जिनके हस्बैंड, जिस खातून का या जिसका भाई मारा गया है, शहीद हो गया है, और क़यामत के दिन इन्हीं शहीदों ने हमसे पूछना है कि आपने क्या किया इस मुल्क के साथ। तो ये वॉर जो है, ये पॉलिसीज की नजर नहीं हो जाना चाहिए, ये किसी डिप्लोमेसी की, ऐसी डिप्लोमेसी की भी नजर नहीं हो जानी चाहिए जो कंप्रोमाइज करे अपने अहदाफ के ऊपर जी। तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये बढ़ता चला जा रहा है। हमने इनको अमन का बहुत मौका दिया। मैं ये नहीं कहता कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अल्टीमेट एंड मुज़ाकरात ही होते हैं जी, कोई भी वॉर हो। लेकिन वॉर को एक टेबल पे लाने के लिए, एक टेबल पे लाने से पहले आपको एक कंडीशंस अचीव करनी होती है। वो कंडीशंस जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तो आप क्या बातचीत करेंगे? मुझे बताएं ना, क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा? कौन सी शराइत है उनकी जो आप पूरी कर सकते हैं, या कौन सी शराइत होंगी? आपको तो पता भी नहीं, उनकी तो अपनी भी शराइत नहीं है। अब उनके मास्टर्स की शराइत होगी ना, जो उनको पे कर रहे हैं, जिनकी वो प्रॉक्सी हैं। अब ये शराइत या तो इंडिया की हो सकती है या किसी ऐसे मुल्क की हो सकती है जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलना चाहते हैं। तो क्या आप उनकी शराइत पूरी करने को तैयार है? गुड थिंग इज पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड विल टू फाइट। हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक माहौल ऐसा ना हो जाए। यस, आईने पाकिस्तान के नीचे आकर हथियार फेंक कर जो पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ट्रू फैक्ट है पाकिस्तान का, ये शरीयत जो शरीयत के नाम पे जंग लड़ी जा रही है, या जो बलोच के नाम पे जंग लड़ी जा रही है, फितरल हिंदुस्तान और फितरल खवारिज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये किसी और के मकासद के लिए लड़ी जा रही है। उनके मकासद तो फिर पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता। तो आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम एंड नॉट द एनवायरनमेंट टू टॉक हु टू टॉक, व्हाट टू टॉक। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अच्छा सर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाजे किया गया कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ जो है वो रियासत और अवाम के मुफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज आप क्या समझते हैं, किसके लिए?
सॉरी जी, आपकी आवाज नहीं है, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। जी, जिस तरह से वाजे किया गया है कॉन्फ्रेंस में कि अब ये जो गठजोड़ है, दहशतगर्दी की जो सरपरस्ती की जा रही है, जराइम का जो गठजोड़ है, रियासत और आवाम के मुफादात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इससे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस मैसेज को आप किसके लिए समझते हैं, किसके लिए पैगाम दिया गया? देखिए माहम, बात इस तरह है कि अब ये दिस इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट एक्सट्रीमिज्म्स और एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है, इसमें जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है सो कॉल्ड, जो रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं झूठ फ्रॉड के ऊपर, वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ जो इलीगल स्पेक्ट्रम का जो एक्सट्रीमिज्म है, जो इलीगल क्रिमिनल माइंड्स है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए। अच्छा, इसमें सिंगल इशू लोग भी शामिल हो गए। तो ये एक गठजोड़ नजर आता है जी। तो और एक दूसरे को सपोर्ट करें। देख रहे, दे नीड टू हैव अ फाइनेंशियल लाइन। फाइनेंशियल लाइन अभी अफगानिस्तान में क्या होगी, वहां कोई इंडस्ट्रीज तो चल नहीं रही, वहां पे कोई लोगों के पास इतनी हालत तो नहीं है कि वो जंग के लिए चंदा जमा करें, या इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, या तो बाहर की सपोर्ट है जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर देता है, या इलीगल स्पेक्ट्रम से कमाया हुआ ये पैसा है। इट इज ऑल इकोनॉमिक टेररिज्म माहम, लेट देयर बी नो डाउट। ये इकोनॉमी जो जुड़ गई इस टेररिज्म के साथ, कि इन लोगों को जिनको डॉलर्स लेने की और डॉलर्स में डील करने की, जहां पे 7 अरब डॉलर का असला पड़ा हो, और जो पहले आपको आई मीन 300-400 डॉलर की क्लाशन को वो बेचते थे, आप वो 2,500-3 हजार की M4 बेच रहे हो। तो ये दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। अच्छा, अब वो क्रिमिनल्स भी इनके साथ मिल गए हैं। जब बॉर्डर पे सख्ती होती है, जो स्मगलिंग माफिया है, जो इलीगल ट्रेड है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर चीजें चल रही हैं, कई दफा ईरानियन बॉर्डर्स के ऊपर भी इश्यूज आते हैं, तो उन पे जब सख्ती की जाती है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को चलाना है जी, वी हैव अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, उसको जब रोकते हैं तो वो भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये पैगाम इस नेक्सिस को है जी, इस नेक्सिस को है, और इसके प्रॉक्सी स्पॉन्सर को बड़ा क्लियर पैगाम है जी। बिल्कुल सर, एक और पैगाम भी क्या है, अगर हम देखें तो अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी जो ही दिल्ली लैंड किए तो उन्हें अपने मुल्क से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, उसकी इत्तला भी उन्हें मिली रात के। सर, DGISPR आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से क्या नई हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, बेस्ट हिकमत अमली यही है उज़ैर के विल। अगर आप विल, अवाम देखें ना, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो उनके लिए एक मुसलसल एक अजाब ही समझ ले कि ये दहशतगर्दी जो वहां पर फैल रही है जी। अब वो जो इस्लामाबाद है, या जो जब DGISPR यहाँ से जाएंगे, या जो GHQ की जो पॉलिसीज है, हमारी मिलिट्री की जो पॉलिसी है, ये जब पेशावर के अंदर बैठकर अपनी विल का इजहार करेंगे, अपनी पॉलिसी के इजहार करेंगे, तो दैट विल बी दी आई मीन मैसेज टू द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कि हमारी ये जंग हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, दिस इज आवर मेन फोकस। स्टेट आपके साथ खड़ी है, माँ की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। और बाकी पैगाम आपने अभी थोड़ा सा हिंट कर दिया है, अभी जो पैगाम न्यू दिल्ली गया है अफगानिस्तान से, पैगाम इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान लड़ेगा जी इस फाइट को। हमने बहुत मौका दे दिया, बट कभी मुझसे कोई सवाल कर रहे थे रात को कि जी अफगान वजीर खारजा इंडिया गए हैं तो आप क्या समझते हैं, तो मैंने कहा जी 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, 100 दफा जाए, उनके अपने मामलात है। ये वही इंडिया है जो 2021 में जब दोहा अकॉर्ड हुआ तो इन्होंने सबसे ज्यादा मुखालफत तालिबान की थी जी। और उन्होंने कहा था कि ये तो इंसान ही नहीं है, इनके साथ तो डील नहीं किया जा सकता, ना औरतों के हकूक का ख्याल रखते हैं ना कुछ। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी वाज डिफरेंट, पॉलिसी फेलियर्स होते रहते हैं उज़ैर, लेकिन मिड कोर्स करेक्शंस लगानी होती है अपने आप को। पाकिस्तान का इंटरेस्ट इज सुप्रीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंटरेस्ट इज सुप्रीम। हमारा रिलीजन और हमारा मुल्क इतना आम नहीं है कि हम इसको आगे रखे बगैर ही कोई अपनी कर लें, कोई पॉलिसी अपना लें। आई थिंक पाकिस्तान हैव लर्न्ड हार्ड वे, इसमें कोई शक नहीं, वी हैव लर्न्ड इन अ हार्ड वे, बट आई थिंक वी हैव लर्न्ड वेल इन टाइम। पास की मिस्टेक्स को अभी करेक्शन की जरूरत है। बाकी भारत और अफगानिस्तान जो पॉलिसी पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाएंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कन्वेंशनल डोमेन में जंग करना चाहता है, चाहे वो प्रॉक्सी में जंग करना चाहता है, चाहे जिस लेवल पर भी जाना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है, हिंदुत्व की जो एक्सट्रीमिस्ट है, और यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है। और पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं उसको उन्होंने अगर भुला दिया है, तो अब हमें ज्यादा इस पे रोने धोने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। यकीनन कोई भी नापाक अज़ाइम के साथ आएगा उसको उसके अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। ज़ाहिद साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गजा जंगबंदी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है और अमन मुआहिदा तय पा गया और जंगबंदी शुरू हो गई है। हमास और इसराइल दोनों ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ये जंगबंदी कितनी देर बाद साबित होगी? क्या इससे फ़लस्तीन के जो दो रियासती हल की राहें हैं वो हमवार हो सकती हैं?
देखिए हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस ही, बट जिस तरह का गाजा का जो जेनोसाइड हो रहा था, आई थिंक उसके लिए ये आगाज बहुत अच्छा है जी। अब डिपेंड करेगा कि जो वहां पे जो मैकेनिज्म है वो कितना सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ता है। अगर तो गाजा की जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया, और अभी तक का जो उनका किरदार है विदाउट गोइंग इनटू द फ्यूचर एप्रीहेंशंस, देखिए ना आप, तो जो अनफोल्ड होंगी चीजें, आई बिलीव इन दैट चीज जो रियलिटी ऑन ग्राउंड अनफोल्ड होती है, मैं उस पर एनालिसिस करना चाहूंगा, बजाय इसके कि मैं अभी से एप्रीहेंशंस। अगेन जिस तरह मैं शोहदा की फैमिलीज के साथ कनेक्ट करके, अब मैं पहली डिस्कशन करना चाह रहा था, अभी गाजा के लोगों के साथ जिस तरीके से वो गुजरे, हमें उनके जूतों में घुसकर, शूज में घुसकर अगर हम एनालिसिस करें तो गुड स्टार्ट। और अगर अभी कतर की और इजिप्ट की अगर वहां पे फोर्सेस आती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो खबरें आ रही है कि जी 200 उनके लोग आ रहे हैं और एक सर्टेन लाइन तक इजरायली जो 53% ऑफ दी एरिया उस पर मौजूद रहेंगे, उस वक्त तक जब तक ये कैप्टिव्स छोड़ नहीं दिए जाते, आई थिंक लार्जर एग्रीमेंट हो गया है, चीजें इंप्रूव हुई हैं। एंड स्टेट हासिल करेंगे नहीं करेंगे, दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने उस तरफ बढ़ना तो है, कहीं से तो किसी तरह से तो इसको गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करनी है। अब इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर है, क्योंकि इजराइल भी आइसोलेट हुआ है, हम ये समझते हैं यहाँ पर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि इजराइल बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में, नो, इजराइल को भी लैंडिंग ग्राउंड्स कोई नहीं मिल रहा। पूरी दुनिया में यूरोप की स्ट्रीट्स पे हम मुजाहरे देख रहे हैं, इजराइल का जो इमेज खत्म हो गया जी, और जूस का जो इमेज डैमेज हुआ है, टॉर्निश हुआ है, इसको अच्छी कौमें जो होती हैं वो इसको आराम से रीगेन कर पाती हैं। तो आई थिंक वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। यस, इट इज अ हार्ड वे, डी रेडिकलाइजेशन करना, डिसआर्मामेंट करना, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं। अब देखिए जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत एस्टेब्लिश होती है, या जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहां पे एस्टेब्लिश होती है, हाउ डू दे लीड दिस थिंग्स, लेकिन कांस्टेंट हमें सपोर्ट करनी होगी, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 8 मुल्कों के सरबराहान के साथ जो भी डिस्कशन की है, आई थिंक इन 8 मुल्कों के सरबराहान का काम है कि उसको कलेक्टिवली उसको परस्यू करवाएं, एंड दे शुड कीप क्रिएटिंग अ सिचुएशन। मैं रिपीट करता हूं, वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन जिसपे वो इससे बाहर ना जा सके जी, दोनों, ना अमेरिका और ना ये इजराइल। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। जाहिद साहब जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग ये गलतफहमी का शिकार हैं कि शायद इजराइल बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है, तो नेतन्याहू का भी जिक्र कर दें, उसके लिए कितनी मुश्किलात हैं, और उसके लिए भी ये कितनी बड़ी मजबूरी बन चुकी थी कि वो भी कोई ना कोई अमन मुआहदा करे और जो मामलात हैं अब उनको सेटल डाउन करने की तरफ जाए, क्योंकि आपको पता है केसेस भी हैं और भी मामलात हैं और फिर हुकूमत के अंदर भी रहना है, तो उसके लिए क्या मुश्किलात थी? नेतन्याहू की जो एग्जिट विंडो है जी इस वक्त बंद है, बड़ी बुरी तरह वो बंद गली में फंस गया है जी। पॉलिटिकली ही हैज लॉस्ट इट। लेट मी पुट इट लाइक दिस उजैर, कि बैटल तो इजराइल जीत गया जी नेतन्याहू, कि वो अपने कैप्टिव्स छुड़वा के ले गया, हमास का रोल उसने फिलहाल खत्म करवा दिया। वॉर दे हैव लॉस्ट, ये रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो सकी, न फलस्तीनी खत्म हो सका, न फलस्तीन खत्म हो सका, तो दे हैव लॉस्ट द वॉर। नेतन्याहू को फॉर राइट का बहुत सख्ती के सामना करना पड़ेगा, स्मॉट्रिच टाइप लोग, उनकी पार्टियां जो ऑलरेडी ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो पॉलिटिकली आई एम नॉट फोरसीइंग कि इमीडिएटली ये वापस पावर में आएगा। बाकी इसके केसेस चल रहे हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें जान नहीं छोड़ती हैं आपकी, ये आपका दे विल कीप हंटिंग है जी, उसके पीछे भागती रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में उसको थोड़ी सी अभी इस वक्त एक रिलीफ या उसको प्रोटेक्शन थोड़ी सी प्रेसिडेंट ट्रंप या व्हाइट हाउस या आई मीन अमेरिकन जो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिल ही रहे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ी चीजें चेंज होती है। आपने अहमद अल शरा को देखा, मिस जो सीरिया में अभी हैं, कल तक इन्हीं के ऊपर एक प्राइज मनी रखी गई थी इनको मारने की, और आज वो प्रेसिडेंट है। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये बड़ा अजीब सा खेल है। सो वी कांट प्रिडिक्ट कि इनके साथ क्या होगा, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इस खेल में पल पल जो है वो चीजें बदलती रहती हैं, सिचुएशन बदलती रहती है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद और इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। और अब जनाब पाकिस्तान भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ये वाजे कर चुका है कि अब कोई निगोशिएशन नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है।
अब इस तरह की मिलिटेंसी का जो जवाब है वो ताकत के जरिए दिया जाएगा, क्योंकि दुश्मन भी यही समझता है। और मुल्क जिस तरह के अंदर भी इवन जिसके भी नापाक अज़ाइम है उसको भी खाक में मिलाया जाएगा। बैरूनी अंदरूनी जितने भी कोई ऐसी अनासिर हैं वो अब बच नहीं सकते। बहुत उन्होंने कहा इनफ इज इनफ और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल महम, इंटरनेशनली जो हालात हैं वो तो पल पल बदलते ही रहते हैं, लेकिन मौसम भी जो है वो तब्दील होता जा रहा है आजकल। तो आप हमें जरा बताएं तफसीलन के आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आज चलते हैं और देखते हैं जी आज मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के वक्त ठंड की लहर बरकरार रहेगी। ताहम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। हमेशा की तरह जी सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी आलूद रहेगा और गिलगित में ज्यादा से ज्यादा अगर दर्जा हरारत की बात करें तो 19 है और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। रुक कर लेते हैं स्कर्दू का। स्कर्दू में जी मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो है 11 और मिनिमम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नजीर वादी, आजाद कश्मीर, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा हम पारा देख रहे हैं 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, आपके साथ शेयर करते हैं जी KPK का मौसम, जहां सूबे के बेशतर जो मैदानी अजला हैं वहां पर मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि सवात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 18 और कम से कम जो टेम्परेचर नजर आ रहा है वो है 6। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, मालाकंड, दीर और गिरदोनवाह में बादल छाए रहेंगे और चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर। आपके साथ शेयर करते हैं पंजाब के मौसम की सूरत हाल। यहाँ पर जी बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर लिए चलते हैं, आपको लाहौर का मौसम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो है 30 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि इस्लामाबाद का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा पारा है वो है 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र हो जाए, यहाँ पर जी ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 34 है और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलात और गिरदोनवाह में सर्दी में इजाफे की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा जो है 27 है और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहेगा। और आखिर में जी हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर इजला में सूरज का राज बरकरार रहेगा। कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में हम देखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है वो है 37 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो जनाब माहम ने आपको मौसम की सूरत हाल डिटेल में बता भी दी, समझा भी दी कि मुल्क के किस किस हिस्से में मौसम कैसा रहने वाला है। तो जनाब अगर कोई आप वीकेंड है, कोई टूर प्लान कर रहे हैं या कहीं जाने का इरादा है, कहीं अजीज़ों से मिलने का,
तो आप जो मौसम है उसको अपनी मसरूफियात के अंदर मैं भी प्लानिंग करती हूँ, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में प्लानिंग करते हैं, यहाँ वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर्दियों की आमद हो चुकी है। ठंडी हवाएं जो हैं वो दिल को भाती तो हैं, मगर यही हवाएं जो है आपकी जिल्द और बालों को भी नुकसान देती हैं और जी खुश्क भी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, होंठ फटने लग जाते हैं और जो खुश्क हाथ हैं और कमज़ोर बाल हैं, ये सब जी मौसम की वजह से होता है। बड़े ज़िद्दी मसाइल होते हैं और इन मसाइल का हल हमने आज जानना है, वो आप बताइए। हमें जानना है कि जनाब स्किन को मॉइस्चराइज किस तरह से रख सकते हैं और कुदरती घरेलू और हर्बल नुस्खों की तरफ हमें वापस जाना होगा। तो जनाब स्किन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, खुश्की और हेयर फ्रिज से निजात के कुदरती तरीके क्या हैं, ये हम जानेंगे मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। नईमा आपा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। आज हमें बताइए कि स्किन को हम किस तरह से मॉइस्चराइज रख सकते हैं, किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। और मुझे लग रहा है सारी जो नेचुरल चीजें हैं, फ्रूट्स जो है, खाने पीने की, हाँ वैसे तो जो प्रोडक्ट्स है ना महंगी, उसके ऊपर इनकी तस्वीरें होती हैं, लेकिन आप इनसे क्या बनाने वाली है, हम भी आपको ज्वाइन करते हैं। हमारा सेगमेंट थोड़ा मैंने कहा अभी पहला दिन है और स्किन ड्राई होना शुरू होगी और पहले ही हम हल भी ढूंढ लें साथ ही इसके। मैंने कहा हमारा सेगमेंट थोड़ा महंगा है जी, प्रोडक्ट से भी ज्यादा महंगा, प्रोडक्ट से भी ज्यादा महंगा। तो ये है कि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है सबको। सबसे पहले सादा पानी खूब सारा पिए, सबके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। सादा पानी, उसमें कोई लेमन चैमन कोई डालने की जरूरत ही कोई नहीं है, खूब सारा पानी पिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि 70% जो है आप लोगों की स्किन और बालों के मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, एक अक्सर मैं अपनी उसमें रेमेडी में बताती हूँ कि जो फ्रूट खाओ उसी का छिलका लगाओ, जो फ्रूट खाओ उसका छिलका, उसी का छिलका लगाओ। जो सब्जी खाओ, मींस के आलू काट रहे हैं, आलू का एक पीस लो और मुंह पे रगड़ लो। आपकी ना स्किन हाइड्रेट होगी, ना सॉरी ना डिहाइड्रेट होगी, आपकी स्किन प्लम और क्या कहते हैं बिल्कुल हाइड्रेट रहेगी। और सारे जो ब्राउन स्पॉट है ना आलू के एक पीस से, पिगमेंटेशन वगैरह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज चूंकि आपने जिस तरह शुरू में तारुफ करवा दिया था कि सर्दियां आ रही तो उसके साथ ये मसाइल आ रहे हैं कि स्किन ऑलरेडी खुश्क होना शुरू हो गई है। अभी सर्दियां आई नहीं, सही से हमने पानी छोड़ दिया है, हमने पानी पीना ही छोड़ दिया है। देखे ना बॉटल रखी हुई है ऐसी की ऐसी आप लोगों ये पानी पीने के असरात है कि देखिए गायब थे आपके आने से पहले। वाहन की तो बॉटल भी नहीं खुली हुई है, देख ले, डरते पानी नहीं पिया उसने। अभी देखिए ये आप लोगों को फ्रूट नजर आ रहा है, ठीक है। ये फ्रूट ऐसा है कि आजकल जो आम देखने को मिलता है, फ्रूट खाएं भी और साथ में फ्रूट लगाएं भी। आज मैं एक ऐसा मल्टीपल मास्क बनाने लगी हूँ जिसको आप कहेंगे मल्टी विटामिन मिक्स मास्क, जो होगा कि वो आपके बालों के लिए, आपके खाने के लिए, आपके लगाने के लिए। अमूमन मैं बताती हूँ बालों स्किन का एक, खाने लगाने का, लेकिन आज बाल, स्किन और खाना सब बराबर होगा, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले लेना केला। केला हो इस तरह का पक्का हुआ, ठीक हो गया। ये आपने केला लेना है इस तरीके से, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए फिर मुझे अभी करना पड़ेगा। केला ये कि अगर सिंपल आप वैसे भी मैश करके स्किन पे लगाएं ना, ये दही के साथ लगाएं तो आपकी स्किन जो है जो टाइम से पहले बूढ़ी हो जाती है, तो वो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा अर्ली एजिंग साइन। दूसरी चीज देखें, ये हम खाते हैं स्वीट टमाटो जो होता है, जापानी फल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आप इसको खाएंगे और लगाएंगे तो बिल्कुल जापानी हो जाएंगे। फिर जापानी अगर कोरियन होना हो तो कोरियन भी हो जाएंगे। कोरियन तो केला लगाएंगे, करीब करीबी फैमिली, हम पाकिस्तानी है, हम ये जापानी फल खा के हम पाकिस्तानी रहना चाहते हैं। तो ठीक है, ये आप लोगों ने करना क्या, ये बस इसका अंदर का जो पल्प है ना, ये पल्प निकालना है। ओके, इस तरीके से ये हमने पल्प निकाल लेना, ये पल्प निकाल लिया हमने, ठीक हो गया। छिलका इसका नहीं, छिलका वैसे स्किन पे लगा ले, वैसे खा ले, हम तो इसकी छिलके के समेत ही खाते, बहुत अच्छा लगता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा जैपनीज, आपने बात की थी जैपनीज की, ठीक है ना। अभी उसके लिए सबको पता है मशहूर व मारूफ एक इंग्रेडिएंट है राइस। अच्छा, इन राइस को मैंने बॉईल कैसे किया है कि इसकी जो पिच थी वो इसके अंदर ही है, स्ट्रेन नहीं की, ठीक है, ठीक हो गया, स्ट्रेन नहीं की है मैंने। तो ये 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे राइस। आप यकीन माने आप इसको खाएं, आपके बच्चे भी खाएं और देखिए दुआ देंगे, ना कोई शुगर आपकी गड़बड़ करेगी, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगली चीज जो इसके अंदर जाएगी वो फर्मेंट कर देगी इसको, ठीक है, हो गया, वो है योगर्ट, ठीक है, फ्रेश योगर्ट, सही कहेंगे आप। और राइस के बारे में तो नहीं, आप तो पता नहीं आज कुकिंग शो कर रही है। जाहिर सी बात है, खाने को भी मिल रहा है, लगाने को भी मिल रहा है। अभी आप इसकी खूबसूरती देखिए, सही, ठीक है। ये कैमरामैन को मैं कहूंगी इसको देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्टा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे,
ये इसके अंदर जाएगा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और आपके अंदर को हाइड्रेट करने के लिए हनी। ठीक है, ये आप कहें कि एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग मास्क आपका, आपकी जो स्किन पे बारीक रिंकल जो आ जाती है ये उनको भी क्या कहते हैं मेंटेन करेगा और आपकी स्किन को आप बगैर जिस तरह कहते हैं ना पानी तो पिए आप, लेकिन जो 30% जो आपका असर रह जाएगा ना वो इससे पूरा हो जाएगा। इसको हमने अब करना क्या है, ब्लेंड करना। सिंपल, देखिए कितना आसान सा, घर में सारी चीजें, घर में सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। इस तरीके से आप इसको ब्लेंड करें ब्लेंडर की मदद से, और आप इसको स्किन पे, बालों पे, देखिए कहते हैं ना कि स्किन पे अगर आपने कोई लगाना है तो फेस पे ना आए, स्किन पे लगाए, बालों पे आए, मुंह में आ जाए, खैर है, आप खाएं इसको मजे से। लगा हुआ है आप लगा खाते भी जाए, नहीं लगाने के बाद हाथ बच जाते, चाट ले, कुछ भी नहीं होगा, यकीन माने। ये देखिए, ये एक ना इतना सूदिंग इफेक्टिव मास्क बन गया है कि आप लोग, अच्छा मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े, सबके लिए कितना जबरदस्त मास्क है जी। कोई हमने ऐसी चीज नहीं डाली, हार्श चीज नहीं डाली है कि जिसकी वजह से आप ये कह सके कि ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होगी। हर चीज, अब इसको लगाने का तरीका नोट कर लेते हैं हम। ठीक हो गया, ये देखिए, ये तो बड़ी अच्छी कस्टर्ड नुमा शक्ल बन कस्टर्ड नुमा शक्ल बन कलर भी ऐसा आ गया, कस्टर्ड नुमा शक्ल बन गया। अब इसको, इसका टेक्सचर मैं चेक करवाऊँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह का इसका टेक्सचर होगा, सही रनी फॉर्म में। हाँ, अगर ये देखिए आपने फेस के ऊपर लगाना है, जिस तरह के महंगे महंगे मास्क आते हैं ना, आपने और राइस वाले तो मैं देख रहा हूं आजकल राइस के नाम पे इतनी प्रोडक्ट्स आई हैं, राइस के नाम पे, ठीक है ना, राइस के बारे में जी, राइस बस एक मेरी लाइफ नहीं सेट कर सकते, बाकी इनके बारे में कि राइस कैन फिक्स एवरीथिंग। नहीं लाइफ भी सेट कर सकते हैं अगर आपको तरीका आता हो खाने का, फर्मेंट करके खाएं, लाइफ या किसी को अच्छे चावल बना के खिलाएं आप। वैसे जिंदगी के किसी और मसाइल की लेकिन अच्छा देखिए, ये मास्क लग गया, ठीक है, आपने करना क्या है, बालों की सेक्शंस करने हैं, स्किन पे आपने एज इट इज लगाना है, ठीक हो गया। फिर आपने इसको स्टेन करना है, स्टेन करके बालों की रूट से लेके एंड, जहां तक हमारे स्कैल्प से लेके और एंड तक आपने सेक्शन करके अच्छे तरीके से लगाना है। सेक्शन के बाद आपने कैचर लगा के शावर कैप जरूर लेनी। जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, जिनके बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हैं और जो कहते हैं कि हमारे बाल बिल्कुल ही डेड हो गए, अब इनका हाल ये है कि कटवाने पड़ेंगे, रूखे हो गए, तो रूखे बालों में जान डालेगी कौन सी चीज, आपका राइस, ठीक है, योगर्ट, सारी चीजें आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपके अंदर को हाइड्रेट करेंगी। सारी चीजों के हाइड्रेटिंग मास्क, ये मल्टीपल मास्क है आपका, मल्टीपल, मतलब ये स्किन के लिए भी है, बालों के लिए भी है, ऑल इन वन, यानी ऑल इन वन है। ये आपने इस तरीके से लगाना है, जब बालों में आप इसको स्टेन कर ले, ठीक है, स्टेन कर ले, स्टेन करके आप मोटे कॉम से ना, जो कॉम होता है उसके साथ कॉम करके बस आपने पिन अप करके, और थोड़ा सा अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो जिसके पास स्टीमर हो तो आप स्टीम ले लें, ठीक है, तो वो उससे ये होगा कि आपको मैं ये बताऊं कि डबल एक्शन हो जाएगा। एक्शन, एक तो एक्शन होगा ना, डबल एक्शन हो जाएगा आपका। चाहे आप दूसरा मिसाल के तौर पे डेली आपने आना होता है, मैं भी डेली आती हूँ, ब्लो ड्राई आप लोग करते हैं, ब्लो ड्राई वाले खास तौर पे ये अगर मास्क हफ्ते में सिर्फ 2 दफा, only 2 टाइम। ये मेकअप करने वाले भी, हाँ, मेकअप करने वाले। देखिए बालों के मसाइल ज्यादा ऐसे हैं कि हम फेस पे चलो फिर कोई क्लींस कर लेते हैं, बालों में हम कुछ नहीं करते। बालों के लिए हम ऑयल के लिए टाइम भी 1 हफ्ते में निकालते हैं। आप अगर सिंपल, अगर आपके बालों के ऊपर कोकोनट ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल अगर लगा है ना, और फिर ये आप हाइड्रेटिंग मास्क लगा के आप स्टीम ले लें, मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप कहेंगे कि महंगे जो हमने ट्रीटमेंट करवाने थे ना, उससे आपने हमारी जान छुड़वा दी। किससे? सिर्फ किचन से। देखिए आधा हमारा ये गया, 1 केला गया, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच हनी, और आपके तमाम मसाइल जो है वो हल हो गए हैं। ठीक हो गया। अब मैं टाइम कोई और भी नुस्खा बताना, टाइम है तो मैं बता देती हूँ, बिल्कुल टाइम है तो मैं बता देती। देखिए अगर ये चीजें मैंने ऐसी कोई नहीं बताई कि जो आपके पास अवेलेबल नहीं होती और मार्केट में इजीली। हमारा मास्क बन गया, अभी बच गया था ये छिलका, इसके साथ, हाँ छिलका, ठीक है। छिलके के साथ देखिए हमने ये थोड़ा सा पल्प लेना है इस तरीके से, छिलका और पल्प। हाँ, छिलका नहीं लेना, सॉरी, इसके अंदर से निकालेंगे ना, कम खर्च बाला नशी, क्यों हम वो जाया करें। आप छिलके भी नहीं छोड़ रही हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ फायदा लेके। ये देखिए ये हमने सॉरी तो ये देखिए अब हमने इतना सही पल्प लिया है, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना है हाफ टी स्पून हनी, ज्यादा नहीं, जरूरत ही कोई नहीं ज्यादा की ना। अब इसको हम मिक्स करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये आपका सिंपल, ये 2 चीजें, और कोई तीसरी चीज ही नहीं है इसके अंदर जी। ठीक हो गया। ये देखिए ये मास्क बन गया सिर्फ
हनी और जापानी फल, जापानी फल का फल कितना लिया मैंने, 1/4 टीस्पून लिया है। और आप सिर्फ अगर रेगुलर इसको भी लगा सकते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम हनी नहीं लगा सकते या कुछ लोग राइस नहीं लगाते, चिपचिपाहट होती है कुछ लोगों को एलर्जी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी सी अपनी पसंद के खिलाफ जाना पड़ता है। तो ये अब मैं आपको कहाँ पे लगा के दिखाऊं, ये देखिए ये भी हनी, ये इस तरीके का मास्क बन गया, ये मैं अपने हाथ पे डालूंगी, देखें ना इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। सिंपल अगर आप इसको एक लेयर लगाएं, ठीक हो गया। एक लेयर लगाने के बाद आपने ये करना है, ये टिश्यू लगाएं ऊपर, सही जैम की तरह बन गया, ये जैम की तरह बन गया। नहीं ये देखिए ये टिश्यू लग गया, टिश्यू के ऊपर आपने फिर अगेन ओके लेयर, ठीक है ना, अगेन 2 लेयर, ठीक है, ये देखिए ये 2 लेयर आपने ये करना है। उसके बाद तो मैंने कहा था ना आप स्टीम ले लें, इसके बाद स्टीम की जरूरत ही नहीं है। आपके ये जो छोटे छोटे आप कहते हैं ना कि फेशियल हेयर जिनको हम बोल रहे हैं, वो भी अगर आप इसको आधा घंटा रखते हैं और इसको ड्राई कर लेते हैं, ड्राई अगर हो गया, आप इसको जब रिमूव करेंगे, आप यकीन माने कि एक बार में मैं बिल्कुल नहीं कह रही, 2-3 बार अगर हफ्ते में ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपके जो छोटे छोटे जो फेशियल हेयर थे वो रिमूव हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। और आपकी स्किन जो है कम से कम आपको जो कहते हैं ना हम 2 टाइम क्लींजिंग करें, डीप क्लींजिंग करें, ये डीप क्लींस कर देगा। ग्लास स्किन जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। ग्लास स्किन को मेंटेन करने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ग्लास स्किन आपकी जो 2 टाइम आपने क्लींस करना है ना, जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन होने के बाद अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार ये करते हैं, अच्छा ये ऐसा मैंने बताया है मास्क कि आप इसको डेली 2 टाइम भी कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये कितनी जबरदस्त बात है आपा, इतने महंगे महंगे मास्क शीट्स मिलते हैं वो मुंह पे लगाने, और ये शीट मास्क बन गया आपका, ये शीट मास्क बन गया आपका। और आपने क्या करना है, अपर डायरेक्शन में, ठीक है, सही जबरदस्त, अपर डायरेक्शन में मैं आप लोगों को उतार के भी दिखाऊंगी, देखिएगा, ठीक है, सही, ये ऐसे आप ये जब ड्राई हो जाएगा तो आप ये देखिए ना, पहले भी मेरे दोनों हाथों में अभी फर्क देख लिया, जी सिर्फ 4 से 5 मिनट मैंने लगाया। अच्छा दूसरी बात मैं करूंगी अब कि अगर आप लोगों ने ये रेगुलर कर लिया तो आप यकीन माने कि आप सिंपल बस सन ब्लॉक लगाएंगे और थोड़ा सा टेंट लगा के आगे बैठ जाएंगे, आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी टिप्स आप बता रही हैं मैं तो सोच रही हूँ बस मैं करना शुरू कर दूं, इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके पास ना हो, अवेलेबल ना हो। सिर्फ मैंने आपको ये 2 चीज आखिरी मैंने बता के सिर्फ आपको ब्लेंडिंग से भी बचा दिया कि आप ब्लेंडिंग अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपल ये घर में आप मास्क की शीट बनाएं, ये नुस्खा आजमाएं और कोरियन ग्लास हर तरह की स्किन जो है घर में अवेलेबल है, आप कर सकते हैं और अपने लिए मेहनत करें और स्किन अच्छी बेहतर करें, इसके साथ खूबसूरत हो जाए। यस, मुख्तसर ये कि आप खूबसूरत हो जाए। मेरे ख्याल से ये वाला सेगमेंट अब खत्म हो चुका है और ब्रेक की तरफ हमने जाना है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल इंसानी जिस्म के आज़ा और निज़ाम है। इंसानी जिस्म के हर उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इंसान में दिमाग एक ऐसा पुर्जा है कि अगर उसे जिस्म का बादशाह कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अगर जहनी सेहत अच्छी है तो इंसान दुनिया के हर मुश्किल काम को आसान बनाकर रास्ता तलाश कर ही लेता है। जहनी सेहत की वजह से ही वो गलबा पा जाता है और फाते भी कहलाता है। जी बिल्कुल, और जहनी तौर पर मुतहरिक होने की वजह से ही इंसान जो है समंदर की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों और चांद तक भी पहुंच रहे हैं जी, और इंसान जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं। जहनी सेहत की वजह से ही आज दुनिया में हर तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जो जहनी सेहत है इसमें नकाइस भी सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अधूरा फील करता है, जहनी तौर पर मफलूज हो जाता है, ज़िंदगी थोड़ी तल्ख हो जाती है और सोचने समझने का जो फैसला है ना वो भी मुतासिर हो रहा है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है कि जहनी बीमारी जो है वो खुदकुशी का बाइस भी बन जाती है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जहनी सेहत से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। इस साल आलमी इदारे सेहत की जानिब से आफात और एमरजेंसी की सूरत हाल में जहनी सेहत की सहूलियात तक रसाई का मौजू मुंतखब किया गया है। WHO की हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन से ज़ायद अफराद, जबकि पाकिस्तान में 11% अफराद मुख्तलिफ किस्म की जहनी बीमारियों का शिकार हैं। उनमें भी 75% अफराद को ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब ही नहीं हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी जहनी बीमारियाँ जो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफाफ मंजूर साहिबा।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जहनी दबाव आजकल की सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहे हैं, तो ये जो जहनी सेहत है इसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारी फुल ऑन बॉडी पर, पूरी लाइफ पर, किस तरह से मुतासर कर रही होती है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज का दिन मेरे ख्याल में हम सबको इस पे बात करनी चाहिए और इस पे आगाही भी देनी चाहिए। जैसे कि आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, अदारा आलमी सेहत, तो अदारा आलमी सेहत की अगर मैं आपको सेहत की डेफिनेशन बताऊं या आप जिसको जिस्मानी तौर पर या मुकम्मल एक सेहतमंद इंसान कहते हैं तो आप सुनकर हैरान होंगे। वो ये कहते हैं कि जो इंसानी सेहत है वो 3 चीज़ों से होती है। सही। एक तो जिस्मानी सेहत है जो कि हम बज़ाहिरी तौर पे बहुत तवज्जो भी देते हैं उससे। दूसरा जहनी सेहत है और तीसरा है आपकी सोशल हेल्थ, यानी जिसको आप माशरती सेहत कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इट्स अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सही। जो सेहत है वो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, उसमें आपकी जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत और जब तक आप माशरती तौर पे जिसमें कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, आपकी सोशल इंटेलिजेंस आ जाती है, वो चीज़ें भी अब इसका हिस्सा बना दी गई हैं। और इस साल का जो थीम है, जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो आफात हैं उनकी वजह से या क्लाइमेट चेंज है उनकी वजह से या फिर वॉर कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं, आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब की वजह से जो जहनी मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके ऊपर बात की जाए ख़ास तौर पर। अदरवाइज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहनी मसाइल के बढ़ने के। वैसे अगर हम बुनियादी तौर पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें ना, तो ये 2 तरह से हमें नजर आती है। सही। या तो इसकी वजह होती है आपकी इंटरनल बायोलॉजिकल या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है वो इसको एग्जैजरेट कर देता है। तो इस साल का जो थीम है ना वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे है बेसिकली। यानी आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो जितनी तेजी से बदल रहे हैं, जो हालात बदल रहे हैं, वो लोगों में बहुत ज्यादा जहनी बीमारियां लेके आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए सोशल मीडिया ही एक इतनी बड़ी कॉज है इस टाइम। बज़ाहिर तो हम सोशल मीडिया पे इवन के बहुत लेविश किस्म की हमारी लाइफ नजर आती हैं, हम बहुत खुश नजर आते हैं, यानी हम तस्वीरों में खुश आते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर से हम कितने अकेले और तन्हा हैं। और रिसर्च भी ये बता रही है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाले 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो अंदर से तन्हाई का शिकार होते हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्शन की हद तक है। अच्छा आफाफ, ये बताइएगा कि जिस तरह अब हम कोविड से शुरू कर लेते हैं चले उसके बाद भी लोगों पे आइसोलेट रहे, घरों में कैद रहे और फिर दिमाग पर बहुत सारे असरात जो हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुई और मतलब लोग खौफज़दा बड़ा हो गए, इतनी बेयकीनी हो गई कि पता नहीं कल का दिन देखना है, अगला लम्हा देखना है या नहीं। इवन फिर दोबारा वो वैक्सीन के बारे में जो खबरें आ रही थी और ये चीज़ें, और फिर अगर अभी हम देखें फिर कुछ वॉर रिलेटेड खबरें हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि बाहर भी अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन और दुनिया में जो भी चल रहा है, और अभी जो सैलाब की इतनी बड़ी आफत है, तबाही है, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, हसास हैं, उन पे बड़ा असरअंदाज होती हैं, एक हथियार की तरह उनके जहनों पर काम करती हैं। इस मामले में उन लोगों की सेहत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उनके अंदर जो डर खौफ पैदा हो गया उसको कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में हंगामी तौर पर इस चीज़ को डील करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे वो एरियाज़ जैसे कि आपने भी बताया कि हमारे सैलाबज़दा इलाके हैं या फिर दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें कि वॉर कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं और बहुत सारे आफात हमारे आती रहती हैं और कोविड ने तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया ना। तो इसमें हमें कुछ बहुत बुनियादी तौर पर तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है अपने सेहत के निज़ाम में। अगर किसी बच्चे को बुखार होता है या किसी बड़े के सर में भी दर्द होती है तो हम फौरी तौर पर हेल्प सीख करने की कोशिश करते हैं, मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। असल मसला ये है कि जो जहनी तकलीफ है या अजियत है, ये बीमारी है, इसका कोई जाहिर होना जो है ना वो इतना आम नहीं है और इतना हमें नज़र नहीं आता फौरी तौर पर, तो हम उसको ओवरलुक कर देते हैं और हमें तब एहसास होता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है। और जो लोग ऑलरेडी किसी भी तरह से, जैसे आपने कहा कि इंटरनली सेंसिटिव हैं या फिर उनके साथ बायोलॉजिकली कोई जहनी बीमारियां थीं, उनकी तो बीमारियां बहुत ज़्यादा शदीद हो गई। तो इस वक्त हमें चाहिए कि हम कुछ वेलनेस सेंटर्स बनाएं। वेलनेस सेंटर्स में यकीनन आपके पास जिस्मानी वर्जिश की भी सहूलत मौजूद होनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, थेरेपिस्ट होने चाहिए, जैसे कि दुनिया भर में होते हैं। और ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल होती है अगर आप उन एरियाज़ की बात करें जहाँ पे लोगों के पास ना खाने को कुछ है, ना रहने को कुछ है, फिर अपने सामने
अपने प्यारों को जान से हाथ धोते देखना और फिर ये देखना कि वो एक तकलीफ और अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये आपके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स करते हैं, यानी आपकी आने वाली तमाम जिंदगियों पे मतलब आप सोचना वो शुरू कर देते हैं कि हमारे प्यारे भी चले गए, हमारा माल भी सारा हमारी आंखों के सामने बह गया, तो अब हमने किस तरह से जीना है, कहाँ से शुरू करना है। आप वो बच्चे देखें, उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर है वो एक स्टेक पे है, ऐसे ही है। आप जितना भी उनके दिमागों से निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं, और फिर अगर इस वक्त में जिस वक्त वो अजियत और तकलीफ में है उनको आप मदद फराहम नहीं करेंगे, सपोर्ट फराहम नहीं करेंगे, तो उनके जहनों में ये इमेज डेवलप हो जाएगा कि ये मुल्क, ये लोग, ये अवाम हमारे साथ नहीं खड़े थे। आप जिस तरह की सिचुएशंस हम देख रहे हैं और जितनी डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी देखें, जितना कनेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के एतबार से, 1 क्लिक पर आपके लिए कोई ना कोई अवेलेबल है बात करने के लिए, लेकिन उतने ही आप अलोन है दिमागी तौर पर, उस तरह से कनेक्टेड ही नहीं है। ये कितना सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी आप पता नहीं डिजास्टर सी लाइफ गुजार रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे हैप्पीली पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, एक लाइफस्टाइल बस जस्ट लोगों को दिखाने के लिए मेंटेन किया, लेकिन खुद अगर आप आईने में देखें तो आप कहते हैं कि मैं तो बहुत अकेला हूँ। तो ये जो दिमागी जो सेहत है ये कितना इफेक्ट डाल रही है ओवरऑल हमारी सोसाइटी पर भी और नौजवानों पर। लेकिन सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूज़ है उसके तो बहुत ज़्यादा एडवर्स रिजल्ट्स हमें रिसर्च भी बता रही है और हमारे सामने प्रैक्टिकली भी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। बज़ाहिर जो हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं, उतना ही हम दूर हैं लोगों से। शायद हम यहाँ से बैठे हुए किसी 4 मुल्क पार किसी के साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन हम अपने साथ वाले के साथ बैठे हुए जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि हम ज़हनी तौर पे भी लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो अदारा सेहत है वो ये कहता है कि आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत अहम है आपकी नफ्सियाती सेहत, जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत के साथ, यानी आप माशरे में किस कदर फ़ाल हैं, आप माशरती रिवायात के साथ कितने मुनासबत के साथ चल रहे हैं, आप माशरे में कितने अहम फ़र्द के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्या आप अपने तल्लुकात निभा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अब आप देखें कि आप तल्लुकात में हमें आज नज़र आता है कि ना तो पेरेंट्स के बच्चों के साथ वो वाली तल्लुकात हैं, वो इंटरेक्शन है, ना ही रिश्तेदारों के एक दूसरे के साथ तल्लुकात ठीक हैं, ना ही मियाँ बीवी की, यानी आपको हर तरफ अफरा तफरी का आलम नजर आता है। तो हमारे अंदर वो जो एक मुसलसल कह लीजिए कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से एक डोपामाइन का एक डिफरेंट सर्कल है, ड्रग एडिक्शन की तरह वो हमारे सामने आता है। इसी तरह से फिर आप उसके और बहुत सारे इफेक्ट है ना आपकी ज़हनी सेहत के ऊपर, कि आप बैठे रहते हैं, आप मूव नहीं करते। आफाफ, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लोग कहते हैं कि बस अब हमारा सोशलाइज करने को दिल नहीं करता, बस हमारा अकेले रहने, ये भी अकेले रहने की आदत हो गई है। इंडिकेशन बिल्कुल, मैं कुछ इंडिकेशंस भी हम यहाँ शेयर कर सकते हैं अपने नाजरीन के साथ, ताकि उनको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि वो खुद या उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। देखें, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, आप बेचैन नींद सोते हैं, आप 6 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन बेचैन नींद सोते हैं या कम नींद लेते हैं, आपका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, आप जो काम शुरू करते हैं वो मुकम्मल नहीं कर पाते, काम को डिले करते हैं, ये वो तमाम इब्तदाई निशानियां हैं जो ये जाहिर करती हैं कि आप किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ के स्टेक के ऊपर हैं, यानी आप एट रिस्क हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं। और इसी तरह से आप के जो तल्लुकात हैं, यानी आप ऑफिस में आपके कुलीग्स हैं तो आप उनके साथ खिंच खिंच के बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आप फौरी तौर पे अपनी इस हेल्थ को नोटिस कीजिए और उसमें आप देखें कि अगर आप अपने आप को खुद मदद दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर लें आज की ज़िंदगी में, तो आपको शायद थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स के पास भी ना जाना पड़े। और वो क्या है? अच्छी खुराक, ठीक है, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड को अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, नींद जरूर पूरी करें, जो कि आजकल हमें सोशल मीडिया की वजह से हम नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं 3-3 घंटे 4-4 और हम जो है ना वो सो नहीं पाते हैं। तीसरी चीज जो है, हल्की फुल्की वर्जिश जरूर शामिल करें, यानी चाहे आप जिम जाएं या ना जाएं, आप वॉक करें ना करें, लेकिन अपने कमरे में, अपने ऑफिस में 3 से 5 मिनट की वर्जिश जो है वो हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जरूर कर लें। तो ये बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस है जो कि आपको बेहतर जिंदगी की और ये बड़ी बेहतरीन 3 चीजें आपने बता दी हैं जो लोग अपने एंड पे अपने ऑन पे कर सकते हैं, और फिर उन्हें अगर लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप एक्सपर्ट की खिदमत और इसमें एक चीज़ और है कि जो वाकई ही जहनी तौर पे मसाइल का शिकार लोग हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, OCD है, दे आर सीरियस विद सीरियस मेंटल इलनेस, तो इन लोगों को तो आप फौरी तौर पे जो है वो इलाज बिल्कुल चलें जी, समझ आ गई है कि किन को जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका आफाफ साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, बल्कि इस हफ्ते के लिए हमें इजाजत दीजिए। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।